हेलो एवरीवन। इस वन शॉट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर वन रियल नंबर्स की सारी एक्सरसाइजेस और उसके इंट्रोडक्शन। इस वीडियो को आप कंप्लीटली ध्यान से देखना क्योंकि इसमें मैंने सभी एक्सरसाइजेस सॉल्व किए हैं और उसमें के सभी क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व किया है। और इससे आपको ये चैप्टर वन रियल नंबर्स बहुत ही आसानी से क्लियरली समझ में आ जाएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर वन रियल नंबर्स। तो पहले अभी हम समझ लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स हमारे इंट्रोडक्शन के क्लास में। तो फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स जो आते हैं वो है नेचुरल नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर्स बेसिकली काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं वन, टू, थ्री और ऐसे करते करते ये बढ़ जाएंगे और क्या है इंफिनिटी तक चले जाएंगे। तो ऐसे नंबरों को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स डिनोट हम करते हैं एन अल्फाबेट से। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स आते हैं होल नंबर्स जिनको हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। सो होल नंबर से स्टार्ट होते हैं जीरो, फिर वन, फिर टू और थ्री। ऐसे करते करते ये नंबर्स चले जाएंगे इंफिनिटी तक। ऐसे नंबरों को हम बोलते हैं होल नंबर्स। बेसिकली अगर हम नेचुरल नंबरों में जीरो ऐड कर देंगे तो ये बन जाएंगे होल नंबर्स। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं जेड अल्फाबेट से। तो इंटीजर्स मतलब क्या है कि अगर होल नंबर्स में देखिए जीरो, वन, टू, थ्री और मैंने कहा कि ये इंफिनिटी तक जाते हैं होल नंबर्स। अगर हम इनमें माइनस नंबरों को ऐड कर ले और ये इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड अगर इंफिनिटी तक जा रहे हैं तो ऐसे नंबरों को हम बोलते हैं इंटीजर्स। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स इंफिनिटी तक चले जाएंगे, फिर माइनस टू माइनस वन ऐसे और फिर जीरो और फिर पॉजिटिव नंबर्स और इस तरफ इंफिनिटी। तो ऐसे नंबरों को हम बोलते हैं इंटीजर्स। फिर नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ नंबर्स में रैशनल नंबर्स जिनको हम क्यू अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। Rational numbers are those numbers which can be written in the form p by q। तो हम इनको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शनल फॉर्म मतलब एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जिसको p डिवाइड बाई q की फॉर्म में हम बोलते हैं। और जहां पर q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। यानी कि क्या, हम यहाँ पर एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। अभी फॉर एग्जाम्पल देखिए 3 डिवाइडेड बाई 2 जो है ये एक रैशनल नंबर है। उसके बाद 7 डिवाइडेड बाई 4 जो है ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखते हो तो हम 3 डिवाइडेड बाई 0 नहीं तो फिर 7 डिवाइडेड बाई 0 ऐसे करके हम नहीं लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में कभी भी हम जीरो नहीं ले सकते हैं। अगर हमने जीरो ले लिया तो ये हो जाएगा मैथमेटिकल एरर, मैथ्स एरर हो जाएगा। आप कैलकुलेटर पर भी करके देख सकते हो कि अगर आप कोई भी नंबर को जीरो से डिवाइड कर दोगे तो वहां पे आ जाएगा एरर। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे टेक्स्ट बुक में कहा गया है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अभी रैशनल नंबर्स को समझने का और एक तरीका है। ओके, अभी इनको हम समझ सकते हैं इनका डेसिमल फॉर्म देखकर भी। तो इनका डेसिमल फॉर्म से भी हम रैशनल नंबर्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर लिखता हूं 1.26। अभी ये नंबर जो है वो 26 के बाद में रुक गया है, तो इसके आगे कुछ नहीं है, अभी रुक गया है नंबर। तो अगर इस वाले ऐसे डेसिमल एक्सपांशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन।
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए 1.33 और मान लो ये नंबर जो है वो इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो इस नंबर में और इस नंबर में क्या फर्क है, ये नंबर यहाँ पर ही रुक गया था, आगे कुछ नहीं था यहाँ पर, लेकिन इसके डेसिमल एक्सपांशन में 1.333 ऐसे ही चला जा रहा है ये नंबर। ओके, अभी ऐसे डेसिमल एक्सपांशन को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब रुक जाना, तो ये नहीं रुक रहा है इसलिए हम इसको बोल रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन क्या हो रहा है, डेसिमल एक्सपांशन जो है वो रिपीट हो रहा है, सेम जैसे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो अगर ऐसे दो डेसिमल एक्सपांशन है नंबरों के, तो भी हम बोल सकते हैं कि वो वाला ये ऐसे वैसे वाले नंबर फिर रैशनल नंबर्स है करके। तो नेक्स्ट है इररेशनल नंबर्स, जिनको हम पी लेटर से डिनोट करते हैं। ये ऐसे नंबर है जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। हम इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अभी ऐसे नंबरों का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। ऐसे नंबरों का एग्जाम्पल है जैसे कि √2, √3, फिर पाई की वैल्यू जो होती है वो भी एक इरेशनल नंबर होता है। ओके, और इसका डेसिमल फॉर्म भी देखकर हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। देखो बेसिकली यहाँ पर मैंने √2 ले लिया, √3 ले लिया, तो अगर आप कौन से भी प्राइम नंबर्स को अगर स्क्वायर रूट में लिख देते हो तो वो इरेशनल नंबर ही बन जाते हैं। अभी प्राइम नंबर क्या है मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले हम इरेशनल नंबर्स का डेसिमल फॉर्म भी समझ लेते हैं यहाँ पे। तो इसका डेसिमल फॉर्म समझते हैं। तो देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि 1.13074 और बस ऐसे कुछ कुछ नंबर्स जो है वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ये तो डेसिमल एक्सपांशन इसका स्टॉप नहीं हो रहा है, मतलब रुक रहा नहीं है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और क्या हो रहा है, रिकरिंग भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो रुक रहे नंबर्स रुक रहे भी नहीं है और सेम टाइप के नंबर्स भी हमें नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे डेसिमल एक्सपांशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। डेसिमल एक्सपांशन मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डेसिमल्स स्टॉप भी नहीं हो रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे, बस ऐसे ही दूसरे दूसरे नंबर यहाँ पे डेसिमल्स के फॉर्म में यहाँ पे आ रहे हैं। तो स्टॉप भी नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे, इसलिए हम इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो और ऐसा डेसिमल एक्सपांशन हमें मिलता है तो हम वैसे नंबरों को फिर बोलेंगे कि वो इरेशनल नंबर्स है। अभी नेक्स्ट फॉर्म ऑफ नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम आर सिंबल से डिनोट करते हैं। बेसिकली अगर हम रियल नंबर्स में अगर हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों को अगर हम इंक्लूड कर लेंगे एक ग्रुप में, तो वो ग्रुप बन जाएगा रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में क्या होता है,
अगर हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों को इकट्ठा ले लेंगे तो वो टाइप ऑफ नंबर्स बन जाएंगे रियल नंबर। अभी नेक्स्ट और एक दो टाइप के नंबर्स है। फर्स्ट इज प्राइम नंबर्स। सो व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं जो खुद के टेबल में और वन के टेबल में आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टू। अभी टू को अगर आप देखते हो तो टू क्या है, वन के टेबल में आता है और खुद के टू के टेबल में आता है। फिर और एक एग्जांपल, वैसे बहुत सारे एग्जांपल है। थ्री भी है। थ्री क्या है नंबर, वन के टेबल में आता है और खुद के थ्री के टेबल में आता है। फिर फाइव, फाइव भी वन के टेबल में आता है और खुद के फाइव के टेबल में आता है। तो ऐसे अगर नंबर है जो सिर्फ टू नंबर्स, दो नंबर्स में आते हैं, जैसे कि वन के टेबल में और खुद के टेबल में, तो ऐसे नंबरों को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट है कॉम्पोजिट नंबर्स। अभी कॉम्पोजिट नंबर्स मतलब क्या, जो दो से ज्यादा नंबरों के टेबल में आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिक्स। सिक्स क्या है, वन के टेबल में आता है, फिर टू के टेबल में आता है, फिर थ्री के भी टेबल में आता है और खुद के सिक्स के टेबल में भी आता है। तो दो से ज्यादा हो गए ना, तो दो से ज्यादा के टेबल में अगर एक नंबर आ रहा है तो ऐसे नंबरों को हम बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर। और एक एग्जांपल है एट। एट भी क्या है देखो, वन के टेबल में आ रहा है, टू के टेबल में आता है, फिर फोर के टेबल में आता है और खुद के एट के टेबल में आता है। तो ऐसे नंबरों को हम बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर्स। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं एक थ्योरम के बारे में जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें यूज होने वाला है। ओके, तो ये सेकेंड पार्ट है हमारा। अभी इसमें देखिए, ये थ्योरम है 1.1 जिसका नाम है फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये थ्योरम क्या कहता है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट of primes, and this factorization is unique. This factorization is unique from the apart from the order in which the prime factors occur. तो ऑर्डर, अभी मैं इन दोनों वर्ड्स को क्यों अंडरलाइन कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं इसको देखो, इस थ्योरम को ऐसे आप नहीं समझ पाओगे, इसका एक एग्जांपल लेकर हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेकर समझेंगे। मान लो मैं एक नंबर लेता हूँ 10 और इसके मैं फैक्टर्स निकालता हूँ। तो अभी देखिए, मैं इसे करता हूँ, 2 5 are 10 और 5 1 are 5। तो ये हो गया। तो और एक प्रकार से मैं इसका फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ 10 नंबर का। ओके, तो मैं इसे करता हूँ, इस बार 5 से स्टार्ट करता हूँ। 5 2s are 10 और 2 1s are 2। अगर आप यहाँ पे फैक्टर्स को देखोगे, 10 के फैक्टर्स को आप देखोगे, ओके, 10 के फैक्टर्स दोनों भी 10 के फैक्टर्स ही है, 10 का ही फैक्टराइजेशन किया है हमने। लेकिन यहाँ पे 2 आ गया और 5 आ गया बाद में, यहाँ पे पहले 5 आ गया फिर 2 आ गया। तो यही ये थ्योरम कह रहा है कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन जो होता है वो यूनिक होता है, लेकिन उसकी ऑर्डर जो है वो चेंज हो सकती है। मतलब देखो, यहाँ पे 2 और 5 है, यहाँ पर भी 5 और 2 है, 2 और 5 ही आ रहा है दोनों जगह पर, लेकिन उसकी ऑर्डर चेंज हो सकती है। तो फैक्टराइजेशन कभी भी आप कौन से भी नंबर का ले लोगे तो वो यूनिक ही होगा, सेम ही होगा, लेकिन उसकी ऑर्डर चेंज हो सकती है। मतलब 2 5 और 5 2। तो यही ये थ्योरम हमें यहाँ पे सिखा रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट अभी, कैलकुलेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ऐसे से एग्जाम में भी आते हैं, तो इसको समझते हैं हम वापस एक एग्जाम्पल लेके, ताकि अंडरस्टैंडिंग हमारी बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक नंबर लेता हूँ 54 एंड से 336। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड को यूज करके, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो अभी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 54 के फैक्टर्स हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक बात है, चलो। तो 2 2s are 4, 1 कैरी ओवर, 2 7s are 14, फिर 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are
3। तो 54 के फैक्टर्स हमने कैलकुलेट कर लिए। अभी 336 के कैलकुलेट करते हैं। तो 2 1 जा 2, 1 कैरी ओवर, 2 6 जा 12, 1 कैरी ओवर, 2 8 जा 16। फिर वापस 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, वापस 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो यहाँ पे 336 के भी फैक्टर्स हमने कैलकुलेट करके लिख लिए। अभी हम यहाँ पे एक बार फैक्टर्स को लिख लेते हैं। तो 54 के फैक्टर्स जब हमने निकाला तो हमें क्या आ गया, 2 और 3 बार 3 आ गया। तो इसको मैं इसे लिख लेता हूँ आसानी के लिए, 2 इंटू 3/3, क्योंकि 3 हमें 3 टाइम्स आया है ना, तो इसलिए मैंने 3/3 लिख लिया, 3/3 लिख लिया। नेक्स्ट 336 के फैक्टर्स लिखते हैं। अभी 2 कितने बार है यहाँ पे, 4 बार ही है। सो मैं लिखता हूँ 2/4 इंटू 3 एक ही बार है और 7 भी एक बार ही है। तो मैंने इसे करके लिख लिया। अभी फैक्टराइजेशन तो हो गया, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके उन्होंने बोला था, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया हमने। अभी हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो अभी एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। तो एलसीएम देखो कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है, तो दोनों में हमें देखना है, मतलब ये एक ग्रुप है 54 का और ये 336 का एक ग्रुप है। तो दोनों ग्रुप्स में कौन सा नंबर की पावर हाईएस्ट है वो हमें देखनी है एलसीएम कैलकुलेट करते समय। तो यहाँ पर 2 के पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ पे 2/4 है। तो बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला। तो इसको हम ले लेंगे, इसको हम ले लेंगे। तो 2/4 लिख देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अभी 2 का तो काम हो गया। अभी यहाँ पे कौन से नंबर है, देखो दोनों को मिला के कौन से नंबर है, 2 है, 3 है, 2 3 है ना। मल्टीप्लीकेशन नहीं चाहिए यहाँ पे। और कौन सा है, 7। टोटल 3 नंबर है। तो 2 तो हमने ले लिया अभी, तो 2 का काम तो हो गया। फिर 3 में देखो ये 3 कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ पे 3/3 है। तो बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला। तो ये वाला ले लेंगे, 3/3। इन 2 में यहाँ पे तो 7 है ही नहीं है, यहाँ पर 7 एक बार है, तो इसको ही ले लेना है। फिर ऊपर नहीं है तो उसको छोड़ दो, अभी जो है वही हाईएस्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 7 है, तो यही हमारे लिए हाईएस्ट हो जाएगा। तो हमने लिख लिया। फिर अभी इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसमें 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इंटू 7 करना पड़ेगा। तो हमें आंसर आ जाएगा 3024। तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम, ठीक बात। अभी नेक्स्ट है हमें एचसीएफ कैलकुलेट करना। अभी एचसीएफ कैलकुलेट करते समय हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पे जोड़ियां बनानी है, ग्रुप्स बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 का एक ग्रुप बना देंगे। तो 2 का एक ग्रुप बना देंगे और ग्रुप में से सिर्फ एक बार ही हम नंबर यहाँ पे ले लेंगे। दोनों 54 और 336, तो इन दोनों ग्रुप्स को लेकर एक पेयर बना देना है और पेयर में से सिर्फ एक ही बार नंबर हमें यहाँ पे ले लेना है। ये तरीका है एचसीएफ कैलकुलेट करने का। तो 2 तो हो गया, 2 का काम हो गया। अभी 3, तो 3 का भी एक क्या कर देते हैं, हम जोड़ी बना देते हैं। तो जोड़िया में से क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही बार ही नंबर यहाँ पर एचसीएफ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी 7, तो 7 का पेयर करने के लिए, जोड़ी बनाने के लिए, ऊपर 7 है ही नहीं है, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं। तो पेयर अगर नहीं बन रहा है तो ऐसे नंबर्स को हम नहीं ले सकते हैं। तो सिर्फ 2 और 3 को ले लेंगे हम, ठीक है। तो 2 हो गया और 3 भी हो गया, 7 को नहीं ले सकते हैं। तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, और इस तरीके से हमारा एचसीएफ जो है वो कैलकुलेशन हो जाएगा। अभी ये हमारा लास्ट पार्ट है, इंट्रोडक्शन का 4th पार्ट है। तो इसमें हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है जो हम याद रखेंगे, okay? वो है एलसीएम
इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू। तो देखिए ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये कैसे सॉल्व करना है हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें याद रख लेना है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो अभी एग्जाम्पल में गिवन है, ओके, क्या गिवन है, एक दो नंबर्स हमें गिवन है, जैसे कि 54 और 336, ये दो नंबर्स उन्होंने दिए हैं। और इसके साथ हमें दिया है कि इन दो नंबरों का एलसीएम जो है वो 3024 है करके, ठीक बात है। और बोल रहे हैं कि फाइंड करो एचसीएफ, एचसीएफ जो है वो फाइंड करो बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम वापस प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को यूज करके हम डायरेक्टली एचसीएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही हम यहाँ पे करेंगे अभी। तो फर्स्ट क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम पहले लिख लेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू ए इंटू। तो एलसीएम क्या है उन्होंने दे रखा है, एलसीएम दिया है 3024 है, इंटू HCF हमें फाइंड करना है, तो HCF को HCF ही रखते हैं। और ए इंटू बी मतलब वो दो नंबर कौन से है, 54 है और दूसरा नंबर है 336। तो अभी हमें HCF कैलकुलेट करना है, तो हम क्या कर देते हैं, इस नंबर को उस तरफ भेज देंगे, तो हमें HCF कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। तो मल्टीप्लीकेशन है, ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाइड है, इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा डिवीजन। तो 54 इंटू 336 डिवाइडेड बाय 3024। तो अभी इसको हम काट लेते हैं। तो देखिए 336 वन जा 336 और 336 नाइन जा होता है 3024। फिर 9 वन जा 9 और 9 6 जा 54 होता है। तो ऐसे करके हमने इस फॉर्मूला की मदद से क्या कर लिया, HCF फाइंड आउट कर लिया। तो HCF की वैल्यू आ गई 6। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप इस फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन खत्म। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम जो कि है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हाँ, बहुत ही सिंपल है, हमें क्या करना है, इन सभी नंबरों के प्राइम फैक्टर्स को कैलकुलेट करना है। प्राइम फैक्टर्स को कैलकुलेट किया जाता है यूजिंग प्राइम नंबर्स, और हमेशा हमें छोटे नंबरों से बड़े नंबरों के को यूज करना है प्राइम फैक्टर्स को कैलकुलेट करते समय। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे छोटे नंबरों से। तो और हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी समझने के लिए कि कौन सा नंबर कौन से नंबर से कटता है, कौन से नंबरों के टेबल में ये नंबर सब आते हैं। ओके, थोड़ी प्रैक्टिस से आप परफेक्ट हो जाओ। तो ये नंबर अभी स्टार्ट करते हैं टू की टेबल से। तो 2 7 जा 14, 0, 2 3 जा 6, 1 कैरी ओवर आ गया, 2 5 जा 10। फिर ये जाएगा 5 की टेबल से, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो अभी हम इसका आंसर लिख देते हैं, ऐसे हमें लिखना है 2 इंटू 5 इंटू 7। अभी दो बार ही 2 है, so we can write it like this, 2 raised to 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, सेकेंड सब क्वेश्चन की तरफ जो है 156। ठीक है, अभी ये नंबर 2 7 जा 14, 1 कैरी ओवर, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा। सो इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 2
इंटू 3 इंटू 30। इसको हम ऐसे लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 30। नेक्स्ट वन 3825। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे 3 की टेबल से। 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, 2 बच गया। 3 7 ज़ा 21, 1 कैरी ओवर। 3 5 ज़ा 50, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, 2 बज गया। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 3 बज गया। 5 7 ज़ा 35 एंड 17 1 ज़ा 70। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 टाइम्स 3 है तो डायरेक्टली हम इसे भी लिख सकते हैं 3 रेज टू 2 इंटू 5 भी 2 टाइम्स है 5 रेज टू 2 इंटू 7। ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है 5005। इसको हम स्टार्ट करेंगे 5 के टेबल से। 5 1 ज़ा 5, 0 0, 5 1 ज़ा 5। फिर ये 7 की टेबल से जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 3 कैरी ओवर। 7 4 ज़ा 28 हो गया, 2 कैरी ओवर। 7 3 ज़ा 21 हो गया। अब ये 11 की टेबल से हम काट सकते हैं। 11 1 ज़ा 11, 3 कैरी ओवर। 11 3 ज़ा 33 और 13 तो अपनी ही टेबल से जाएगा। 13 1 ज़ा 13। इसको हम ऐसे लिख देंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। बस ये हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ वन 7429। तो ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस लगेगा ऐसे सम्स को सॉल्व करने के लिए। ये जाएगा 17 के टेबल से। तो 17 पूरा होता है 68, तो 6 कैरी ओवर आ जाएगा। 17 3 होता है 51 और 11 कैरी ओवर आ जाएगा। और 17 7 होता है 119। फिर ये जाएगा नेक्स्ट इसमें 19 की टेबल से। 19 2 38 हो जाएगा, 5 बैलेंस हो जाएगा। और 19 3 हो जाएगा 57 और 23 कोई टेबल में नहीं जाएगा, ये अपने ही टेबल से जाएगा। सो 23 1 20। तो ये इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट सब क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड सम कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक तो हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है एंड फिर क्या करना है, हमें वेरीफाई भी करके दिखाना है। तो इसमें टोटल सब तीन सब क्वेश्चन है, इनको करते हैं हम। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या है, हमें बोल रहे हैं कि 26 एंड 91 का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालो। तो पहले हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फर्स्ट 26 के फैक्टर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 13 तो कोई टेबल में नहीं जाता है, तो 13 1 ज़ा 13। फिर नेक्स्ट 91 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो ये जाएगा 7 से, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी आपको, फिर समझ में आएगा कौन से टेबल से ये जाते हैं। तो 7 1 ज़ा 7, 2 बज गए। सो 7 3 ज़ा 21, वापस 13 कोई टेबल से नहीं जाता, तो 13 1 ज़ा 13। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 26 के फैक्टर्स कौन से है, 2 और 13। और
91 के फैक्टर्स कौन से हैं? 7 एंड 30। ठीक है, तो अभी हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे कौन से दोनों ग्रुप्स को मिला के कौन से दूसरे दूसरे नंबर है? एक तो 2 है, एक तो 7 है और एक तो 13 है। तो अभी एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। एलसीएम, तो अभी एलसीएम कैलकुलेट करते समय हमें क्या देखना है कि दोनों ग्रुप्स में अ, किसको वो वाले एक पर्टिकुलर नंबर की पावर कहाँ पे बड़ी है। तो मान लो अभी यहाँ पे 2 है, ओके, तो यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ तो 2 है ही नहीं है। ओके, तो इसी 2 को लेना पड़ेगा। यहाँ तो 2 प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे जो है उसको ही लेना पड़ेगा। तो वही हाईएस्ट मान के चलेंगे, वही हाईएस्ट है और उसको ले लेंगे। तो 2 का तो काम हो गया हमारा। तो अभी नेक्स्ट नंबर है 13। तो 13 की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है, तो कोई भी आप ले सकते हो। ओके, दोनों भी चलेगा। सो अगर यहाँ पे 13 रेज टू 2 होता था तो हम इसको इस वाले 13 को ले लेते थे, इस वाले 13 को नहीं लेते थे। जिसकी पावर बड़ी है उसको लेना है। तो यहाँ पे 13 भी आ गया, तो 13 का काम भी हो गया। अभी नेक्स्ट कौन सा है? 7। 7 यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे नहीं है मतलब यही, इसको ही हमें बिगेस्ट मान के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 7 ले लेंगे। ओके, अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन की क्लास देखी है तो उसमें मैंने एक एग्जांपल लिया, उससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 182। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये तीनों नंबर ले लिए। अभी एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। तो एलसीएम का तरीका आपको समझ में आ गया। अभी एचसीएफ में हमें क्या करना है? एचसीएफ में हमें पेयर्स बनाने हैं। ओके, जोड़ियां बनानी है। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 तो है नहीं है, तो जोड़ी नहीं बन सकती, तो 2 को तो नहीं ले सकते हम। फिर 7 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो 7 को भी हम नहीं ले सकते हैं। ओके, और 13 जो है वो दोनों जगह पर है। ओके, तो 13 का एक पेयर बन रहा है। तो पेयर बनाएंगे और उसमें पेयर में से सिर्फ एक बार हम 13 को ले लेंगे। तो यहाँ पर एचसीएफ हमारा हो जाएगा 13। तो ऐसे करके हमने एलसीएम और एचसीएफ को कैलकुलेट कर लिया। तो फर्स्ट स्टेप हो गया, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का फर्स्ट स्टेप हो गया। अभी क्या करना है हमें? अभी वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन करने का फॉर्मूला है जो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था। वो फॉर्मूला क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू। अभी एलसीएम क्या है हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया था। ओके, 180 इंटू एचसीएफ कितना है? 13। और ए मतलब वो दोनों नंबर जो उन्होंने दिए हैं यहाँ, तो 26 इंटू 91। अभी 182 इंटू अगर हम 13 करते हैं तो हमें मिलेगा 2366। और यहाँ पर भी अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 2366। तो वेरिफिकेशन हो गया, एलएचएस मैच हो रहा है आरएचएस के साथ, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो ऐसे करके ये फर्स्ट सम हो गया। अभी सेकंड सम को करते हैं। अभी सेकंड सम को आप देखिए, यहाँ पर कौन से दो नंबर दिए हैं? 510 और 92। तो इन दोनों के पहले हम फैक्टर्स निकालते हैं। ओके, सो 2 के साथ स्टार्ट करेंगे। 2 2 जा 4, 1 कैरी ओवर बच गया। 2 5 जा 10, वापस 1 बच गया, और फिर 2 5 जा 10 हो गया। फिर अब ये 3 से जाएगा। 3 8 जा 24, 1 बच गया, और 3 5 जा 50। फिर 5 1 जा 5, 3 बच गया, और 5 7 जा 35, और 17 1 जा 17। ऐसे करके 510 के हमने फैक्टर्स निकाल लिए। अभी 92 के निकालते हैं। 510 हो गया, अभी 92 के निकालते हैं। तो 92 को 2 के साथ स्टार्ट करते हैं। 2 4 जा 8, 1 बच गया। 2 6 जा 12। ठीक है, फिर 2 2 जा 4, और 2 3 जा 6। तो 23 कौन से टेबल में नहीं आता है, तो 23 1 जा 20। अब यहाँ लिख लेते हैं हम 510 के फैक्टर कौन से हैं।
2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। फिर 92 के फैक्टर्स लिखते हैं। 2 दो बार है तो 2 रेस टू 2 करके लिखेंगे हम इंटू 23 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो अभी हम एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। पहले तो एलसीएम में मैंने आपको बोला था हाईएस्ट पावर वाली चीजों को हमें लेना है। तो यहाँ पर 2 रेस टू 2 है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो किसको लेंगे? ये जो हाईएस्ट वाला है उसको ले लेंगे। तो 2 रेस टू 2 इंटू 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है तो इसको ही हाईएस्ट मान के चलेंगे, तो 3 ले लेंगे इंटू यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है तो इसको ही हाईएस्ट मान के चलेंगे। 17 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो इसको ही हाईएस्ट मान के चलेंगे। इधर 23 है, इधर 23 नहीं है तो इस वाले 23 को यहाँ पे ही हाईएस्ट मान के हम चलेंगे, क्योंकि यहाँ तो है ही नहीं है तो यही हाईएस्ट हो जाएगा। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 23,460। ठीक बात। अभी अभी हम HCF कैलकुलेट करते हैं। एलसीएम हो गया, अभी HCF कैलकुलेट करते हैं। तो HCF कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? मैंने आपको बताया था, हमें पेयर्स बनानी, जोड़ियां बनानी है। तो यहाँ पे 2 का एक पेयर और यहाँ पे भी 2 का एक पेयर बन गया। तो पेयर में से एक बार ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 में एक बार लिख देता हूँ। पेयर बनाना है ये वाले 510 के ग्रुप में और 92 के ग्रुप में देखना है, और फिर दोनों के ग्रुप को मिला के एक एक नंबर का पेयर बनाना है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 का पेयर बना दिया, लेकिन लेना है सिर्फ एक बार में, एक ही बार लेना है सिर्फ दोनों को मिला के पेयर में से एक बार लेना है नंबर। फिर इंटू 3 का तो पेयर नहीं बन सकता है, 5 का भी पेयर नहीं बन सकता, 17 का नहीं बन सकता, और यहाँ से 23 का नहीं बन सकता, तो हो गया। फिर इसको कैंसिल कर देते हैं, हमारे एचसीएफ क्या आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये एलसीएम और एचसीएफ तो हो गया कैलकुलेट करके। अभी हमें क्या करना है? वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन का फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो एलसीएम कितना आया हमें? 23,460 इंटू HCF है 2, और पहला नंबर कौन सा है? पहला नंबर है 510 इंटू सेकेंड नंबर कौन सा है? 92। ओके, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 46,920, 46,920। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आंसर वही आ जाएगा 46,920। मतलब बैलेंस हो रहा है हमारा LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये भी वेरीफाई करके हो गया। अभी नेक्स्ट थर्ड सम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो थर्ड वाला सम अभी करते हैं हम। यहाँ पे क्या करना है हमें? 336 के पहले फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए 2 से स्टार्ट कर देंगे, तो 2 1 जा 2, 1 कैरी ओवर, 2 6 जा 12, 1 कैरी ओवर, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। फिर यहाँ पे 54 के कैलकुलेट करते हैं। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 73, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो फैक्टर्स कैलकुलेट करके हो गए। अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 336 के फैक्टर्स कौन से हैं। यहाँ पे कितनी बारी 4 आ गया है? 4 टाइम्स आ गया है 2, तो 2 रेस टू 4 लिख देंगे इंटू 3 एक ही बार है और 7 भी एक ही बार है, तो 54 लिखते हैं। 54 के फैक्टर्स, 2 एक ही बारी में है और 3 कितने बार आ रहा है? 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 3 रेस टू 3 करके हम लिख देंगे। अभी कैलकुलेट करते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या करना है हमें? दोनों में देखना है कि हाईएस्ट पावर
कौन सी है, यहाँ पे 2:4 है, यहाँ पे 2 कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है 2:4, तो हम यहाँ पे 2:4 लिखेंगे इनटू, यहाँ पे 3:1 है, यहाँ पे 3:3 है, तो हाईएस्ट पावर ले लेंगे 3:3। अभी यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इस यही हाईएस्ट मान के चलेंगे, उसको ही ले लेंगे। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 टाइम्स और इंटू 7 करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 3024। फिर एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में क्या करते हैं, हम पेयर्स बनाते हैं, जोड़ियां बनाते हैं, तो 2 का पेयर हो गया, लेकिन पेयर में से सिर्फ एक ही बार ले लेंगे। तो यहाँ पर भी 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन पेयर में से सिर्फ एक ही बार ले लेंगे। फिर 7 का तो पेयर नहीं बन रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो 2 इंटू 3 करेंगे, आंसर आ जाएगा 6। तो अभी हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। एलसीएम एचसीएफ हो गया, अभी वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन का फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो एलसीएम कितना आया हमें, एलसीएम आया है 3024 इंटू एचसीएफ कितना आया 6। फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है 336 इंटू सेकेंड नंबर क्या है 54, तो 54, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 18,144। और 336 इंटू 54 करेंगे तो भी आंसर वही आएगा 18,144। तो हमारा वेरिफिकेशन हो गया है करके। ओके, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। इस थर्ड सम में देखिए क्या कह रहे हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस वाले क्वेश्चन में पहले क्या था, 2 नंबर देते थे, अभी यहाँ पर 3 नंबर का एलसीएम, 3 नंबर्स दिए हैं और उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालो के कह रहे हैं। तो अभी फर्स्ट वन देखते हैं हम। तो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले तो 12 के फैक्टर्स को हम कैलकुलेट करते हैं। सो 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा और 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कौन सा नंबर है 15, तो 15 के फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अभी नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं 21 के फैक्टर्स। सो 3 7 जा 21 हो जाएगा और 7 1 जा 7 हो जाएगा। अभी इन सभी के फैक्टर्स को हम लिख लेते हैं। 12 के फैक्टर्स हमें 2 बार ही 2 आ रहा है, तो 2 करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इंटू 3 करके लिख देंगे। ठीक है, फिर 15 के फैक्टर्स को लिख लेंगे, एक बार 3 आ रहा है और एक बार 5 आ रहा है। फिर नेक्स्ट 21, एक बारी 3 आ रहा है और एक बारी 7। तो यहाँ पे तो फैक्टर्स निकाल के हो गया हमारा। अभी हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं ना, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम निकालते हैं हम। अभी एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, तीनों में देखना है कि हाईएस्ट पावर कहाँ पे है। तो 2 अभी देखिए यहाँ पर है, यहाँ पे तो 2 दोनों जगह पर नहीं है। 12 के इसमें 2 है, 15 और 21 के ग्रुप में क्या है 2 नहीं है, तो जो है अभी वही हाईएस्ट रहेगा। तो 2:2 करके हम लिख देंगे। फिर इंटू यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 3 की पावर 1 है, तो तीनों जगह सेम है। अगर यहाँ पे 3:2 होता था तो हम इसको ले लेते थे, इन दोनों को छोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी आप एक ले लोगे तो चलेगा, सभी की पावर सेम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी 5 यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे नहीं है, तो यही हाईएस्ट समझ के इसको हम ले लेंगे। नेक्स्ट 7 भी ऐसा ही है, यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो जो है वो हाईएस्ट हो जाएगा और उसको हम यहाँ पे ले लेंगे। अभी इन सभी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 420। अभी एलसीएम हो गया, अभी कैलकुलेट करते हैं एचसीएफ। अभी एचसीएफ में हम क्या करते हैं, पेयर्स बनाते हैं, पेयर्स। तो अभी यहाँ पे 2 का तो कोई पेयर नहीं बन रहा है, लेकिन 3 का पेयर यहाँ पे
बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, तो पेयर बना लेंगे और एक बार वहां से नंबर हम HCF में यहाँ पे लिख के ले लेंगे। फिर 5 का भी कोई पेयर नहीं, 7 का भी कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो HCF हमारा हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से हमारा HCF कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर कोई भी नंबर यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है, कॉमन करके नहीं आ रहा है, तो उस समय हम HCF को 1 करके लेके चलेंगे। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड। अभी नेक्स्ट हम करते हैं, देखिए सेकेंड में क्या है, फर्स्ट नंबर है 17, ये वाला सम कर रहे हैं अभी हम सेकेंड वाला। तो फर्स्ट नंबर है 17, तो 17 कोई टेबल में नहीं जाता है, तो 17 1 जा 17 करके लिख देंगे हम। फिर नेक्स्ट है 23। ओके, सो 23 भी कोई टेबल में नहीं जाता है, तो 23 1 जा 23 करेंगे। और उसके बाद है 29, ये भी कोई टेबल में नहीं जाता है, तो 29 1 जा 29 करना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ पे लिख के लेते हैं। 17 के फैक्टर्स में हमें क्या मिल गया है, 17। एक्चुअली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 1 1 जा 1। ओके, लास्ट में एक्चुअली ऐसे होता है, कभी हम लिखते नहीं है, लेकिन इस समय मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, इसकी वजह है। तो 1 1 जा 1, तो हम यहाँ पे 17 इंटू 1 दो फैक्टर्स है, तो दोनों लिख रहे। तो 23 के फैक्टर्स में हमें क्या मिल गया, 23 और 1। और 29 के फैक्टर्स में हमें क्या मिल गया, 29 और 1। अभी देखिए हम एलसीएम करते हैं। एलसीएम में देखिए हाईएस्ट देखना होता है। अभी 17 तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ दो जगह पर नहीं है, तो वही हाईएस्ट मान के चलेंगे। नेक्स्ट 23 भी वैसे ही हो जाएगा, और 29 भी वैसे ही हो जाएगा। और इनको अगर हम इनको और 1 तो है ही है, तो इंटू 1 भी आप ले सकते हो। तो अगर आप कर दोगे इसको मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 11,339। और अभी हमें कैलकुलेट करना है HCF। तो मैंने यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 17 23 और 29 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कोई कॉमन नहीं होता है, तब हमेशा ऐसे 1 1 जा 1 लास्ट में हम कर देते हैं। तो 1 क्या होता है, कॉमन। कभी भी कुछ अगर दूसरा कुछ कॉमन में नहीं है, तो 1 हमेशा हम HCF करके ले लेते हैं। ओके, तो 1 को हम जोड़ी बना लेंगे और 1 करके ले लेंगे। याद रखना, कभी भी कोई कॉमन नहीं है तो फिर HCF 1 करके हमें ले लेना है। तो ऐसे करके फर्स्ट दो सम हो गए। सर नेक्स्ट थर्ड सब क्वेश्चन हम नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे। तो नेक्स्ट सम में देखिए क्या है, नंबर 8 9 और 25। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। फिर नेक्स्ट नंबर है 9, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा। नेक्स्ट है 25, तो ये 5 से जाएगा, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अभी तीनों नंबरों को हम लिख लेते हैं, इनके फैक्टर्स को। तो यहाँ पे 3 बार ही 2 आ रहा है, तो 2 raised to 3 करके हम लिख सकते हैं। 9 के फैक्टर्स में 2 बार ही 3 आ रहा है, तो इसे हम लिख देंगे। और 25 के फैक्टर्स में आ रहा है 2 बार 5, तो इसे हमने लिख दिया। ठीक है, तो अभी हम एलसीएम और एचसीएफ को कैलकुलेट करते हैं। ओके, अभी हाईएस्ट पावर लेनी होती है हमेशा एलसीएम में। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ दोनों जगह पर 2 है ही नहीं है, तो 2 raised to 3 ही हाईएस्ट हो जाएगा। वैसे ही 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो यही 3 raised to 2 हाईएस्ट रहेगा। 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो 5 की पावर 2 ही हाईएस्ट हो जाएगा। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 1800। ठीक है, अभी HCF। अभी देखिए यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ पर है, यहाँ दोनों जगह पर 3 नहीं है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 नहीं है। तो जब कोई भी कॉमन नहीं होता है, जैसे मैंने पहले समय कहा, तब हम क्या करते हैं, HCF को 1 ले लेते हैं इस वक्त। ओके, HCF को 1 ले लेना है, याद रखना ये बात। कभी भी जो कुछ, अगर हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तब हमें HCF 1 करके लेना है, क्योंकि हमेशा यहाँ पर 1 1 जा 1 एक बार लास्ट में हम कर देते हैं। ओके, रहता है हमेशा, हम नहीं करते लेकिन हमेशा 1 होता है। तो HCF 1 हो गया। यहाँ पे हमारा थर्ड सब क्वेश्चन खत्म हो जाता है।
फोर्थ सम है, यहाँ पर दे रखा है कि HCF इन दो नंबरों का है 9 और हमें बोल रहे हैं फाइंड करो LCM, तो हमें LCM फाइंड करना है। ठीक है, और ये दो नंबर गिवन है। अभी हम आंसर को फाइंड करते हैं। सो पहले हमारा फॉर्मूला लेकर आते हैं जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है। ओके, LCM इनटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। तो LCM कितना है? ओके, LCM उन्होंने फाइंड करने के लिए बोला है, तो LCM ही रखते हैं। HCF कितना दिया है? 9 करके, तो 9 लिख लेते हैं हम। और दो नंबर A इंटू B, मतलब वो दो नंबर 306 इंटू 657। अभी हम क्या करते हैं, इस 9 को उस तरफ भेज देते हैं, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में है LCM के साथ, इधर जाके डिवीजन हो जाएगा और फिर हम LCM को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये 3 के टेबल से चला जाएगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0, 3 2 जा 6, फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 कैरी ओवर, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। तो 34 इंटू 657 जब हम करेंगे हमें आंसर मिलेगा 22,338। 338, तो ये हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। तो देखिए ये वाले फिफ्थ सम में वो क्या बोल रहे हैं कि चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब ये यहाँ पर क्या बोल रहे हैं चेक करने के लिए कि 6n, मतलब n के जगह पर कोई भी एक नेचुरल नंबर अगर हम ले लेंगे तो क्या ऐसे हो जाएगा कि वो नंबर के एंड में 0 आ जाएगा। वो हमें चेक करके बोलने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप देखिए 6 अगर n के जगह पर मैं 1 लेता हूं, ओके, तो क्या आ जाएगा आंसर? 6 ही आ जाएगा। अगर 6 टू लेता हूं तो क्या हो जाएगा? 6 6 जा क्या हो जाएगा? 36। तो एंड में यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पे एंड में 6 आ रहा है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कोई नंबर है क्या जहां पर n के जगह पर कोई भी एक नेचुरल नंबर लेने के बाद एंड में हमारे आंसर में एंड में 0 आ जाएगा। क्या कोई ऐसा वैल्यू है जहां पर हम n के जगह पर पुट कर सकते हैं जिससे कि यहाँ पे आंसर में एंड में 0 आ जाएगा? वो बोल रहे हैं वैसा n का वैल्यू फाइंड करके बोलने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, अभी इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी देखिए अगर आप नंबर 30 लेते हो, ओके, तो ये 30 नंबर कैसे बना है? 10 इंटू 3 है ना, 3 10 जा 30, तो इसलिए यहाँ पर जाके एंड में 0 आ रहा है। तो अगर 10 आ जाएगा, नंबर में 10 आ जाएगा तो एंड में हमें 0 दिख जाएगा। वैसे ही अगर हम और एक नंबर लेते हैं 90, तो ये कैसा है? ये भी 9 10 जा 90 बना है ना, तो 10 इंटू 9, मतलब अगर 10 आ रहा है तो एंड में यहाँ पे 0 आ रहा है। तो अभी अगर इस 10 को हम फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं तो इसके 10 के फैक्टर्स में देखो क्या आता है कि 10 के फैक्टर्स हमें कैसे मिलते हैं? 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। तो यहाँ पे दो नंबर कौन से आ रहे हैं? 2 और 5, है ना। अगर आप 90 के भी फैक्टर्स करते हो, ओके, अगर आप 90 के भी फैक्टर्स करते हो तो देखिए 2 4 जा 8, 1 कैरी ओवर, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 1 कैरी ओवर, 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 90 जब ये नंबर आया है
तो इनके फैक्टर्स में क्या आया है, 2 और 5 यहाँ पे है, उसके साथ 3 भी है चलेगा, लेकिन 2 और 5 क्या है, कंपल्सरी 2 और 5 है, जिससे क्या हो रहा है, एंड में जाके 0 आ रहा है। तो ये समझने की बात है कि अगर हमें फैक्टर्स में 2 और 5 मिलेगा रहेगा, तो वो नंबर जो कुछ भी रहेगा उसके एंड में जाके 0 मिल जाएगा। ओके, तो यही हम यहां से समझते हैं। तो इस आंसर को हम कैसे लिखेंगे, 6 raised to n can end with digit 0 when 2 and 5 both are in its prime factors। अगर आप 6 के फैक्टर्स कैलकुलेट करके देखते हो तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो यहाँ पे हमें 6 के फैक्टर्स में कौन से नंबर्स मिल रहे हैं, 2 और 3 मिल रहे हैं, लेकिन 5 क्या है, 5 इज एब्सेंट, 5 नहीं है। और 5 नहीं होने की वजह से हमें क्या हो रहा है, 6 का कोई भी नंबर आप ले लो n के जगह पर, यहाँ एंड में हमें 0 नहीं मिल सकता है, क्योंकि 6 के फैक्टर्स में ही 5 जो है वो नहीं है, एब्सेंट है। तो आप फिर 6 को कितनी भी बार आप 2 से 3 से कितने से भी आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ओके, पावर उसकी इंक्रीज कर दो, लेकिन उसके एंड में 0 हमें नहीं मिलने वाला है। तो वही अभी हम आंसर कैसे लिख देंगे यहाँ पे, देयरफॉर सिंस phi is absent in prime factors of 6, then n be any value, for example 1 2 3, any value, 6 raised to n cannot end with 0। बस ये हो गया हमारा आंसर, ऐसे आपको लिख के एक्सप्लेन करके बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। तो यहाँ पर अभी 6th सम में देखिए हमें क्या बोल रहे हैं, दे हैव गिवन एक्सप्लेन व्हाई दिस पर्टिकुलर नंबर, ओके, दिस पर्टिकुलर नंबर एंड दिस नंबर आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो ये दोनों नंबर, ये वाला जो नंबर उन्होंने दिया है वो, और ये वाला दूसरा नंबर, ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर्स क्यों है करके हमें एक्सप्लेन करके बताना है। अभी कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं वो मैंने इंट्रोडक्शन के क्लास में बताया है, क्योंकि वो वाला वीडियो आप देख लेना, आपको क्लैरिटी हो जाएगी, ओके, आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, नंबर फर्स्ट वाला 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो यहाँ पे प्लस है, मतलब ये वाला, इसको हम एक ग्रुप करके पकड़ लेंगे और इसको एक ग्रुप करके पकड़ लेंगे, क्योंकि प्लस साइन क्या कर रहा है, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है। ओके, और दोनों जगह पर हमें 13 दिख रहा है, तो हम 13 को क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 13 को कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पे 7 इंटू 11 इंटू 13 तो कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो 1 ले लेंगे। तो रिवर्स मैच करके देखो, 13 1 जा 13 तो बराबर हो रहा है प्लस, और यहाँ पे 13 ऑलरेडी बाहर है तो 1। ठीक है, अब ये हो गया। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं,
ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 13 को ऐसे ही रखते हैं और अंदर अंदर में इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 इंटू 11 इंटू 1 हो जाएगा 77 प्लस 1 ऐसे ही रखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, इज इक्वल टू 13। ओके, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, सो 77 प्लस 1 और ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लीकेशन, सो इन दोनों को ऐड करते हैं, 77 प्लस 1 हो जाएगा 78 और ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, इसलिए मैंने मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट 13 इंटू, अभी 77 को ब्रेक कर लेते हैं हम, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। ओके, अभी 2 3 जा 6, 1 कैरी ओवर, 2 9 जा 18, फिर 3 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और 13 कौन से टेबल में नहीं जाता है, तो 13 1 जा 30। तो हम 78 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी कि यहाँ पे दो से ज्यादा नंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो हमने वही पढ़ा है कॉम्पोजिट नंबर्स के इंट्रोडक्शन में कि दो से ज्यादा नंबर्स अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि दो से ज्यादा टेबलों में ये नंबर आ रहा है और उसके वजह से फिर ये बन जाता है कॉम्पोजिट नंबर। ये प्रूव हो गया। ओके, दो से ज्यादा फैक्टर्स है। ओके, दो से ज्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं इस पूरे नंबर को जब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे फैक्टर्स में क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है ना। तो दो से ज्यादा चीजें आ रही है, दो से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर हो जाता है। अभी उसी तरीके से सेकेंड वाले को सॉल्व करते हैं। अब ये सेकेंड वाला हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो ये प्लस क्या कर रहा है, ये पूरे ग्रुप को और इस 5 को सेपरेट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर भी एक 5 है और यहाँ पर भी एक 5 है, तो हम यहाँ पे 5 को कॉमन ले लेंगे और अंदर बच जाएगा 7 इंटू 6, 5 तो बाहर चला गया है। ओके, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 ले लेंगे हम, क्योंकि ऑलरेडी 5 हमने कॉमन लिया ना इस वाले ग्रुप से और ये यहाँ से हमने 5 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे अभी सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि 5 बाहर चला गया। अभी 5 लिख लेंगे और 7 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 42 इंटू, इन सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 24 प्लस 1। ठीक है, 5 42 इंटू 24 कर देते हैं, ये हो जाएगा 1008 प्लस 1। फिर इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, सो 1008 प्लस 1 हो जाएगा 1009। तो देखिए यहाँ पे दो से ज्यादा फैक्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं और 1 कभी भी नेचुरली वहां पे होता है। ओके, तो आप देख सकते हो दो से ज्यादा नंबर्स हमें दिख रहे हैं, फैक्टर्स करके आ रहे हैं, ये पूरे ग्रुप को नंबरों को सॉल्व करने के बाद दो से ज्यादा नंबर्स हमें दिख रहे हैं फाइनली फैक्टर्स में। तो इसलिए हम इसको भी कह सकते हैं कि ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो हमने प्रूव कर दिया, सॉल्व करके बता दिया क्यों है ये, वाई ये दोनों नंबर्स कॉम्पोजिट है करके हमने बता दिया, क्योंकि इनके फैक्टर्स में क्या हो रहा है, दो से ज्यादा नंबर्स आ रहे हैं, तो इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर है। ओके, तो बस ऐसे करके हमें सॉल्व करके बता देना है। ओके, ये सॉल्व हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं इस 7th वाले सम में कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ
around the sports field, Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they start at the same point and at the same time and go in the same direction. After after how many minutes will they meet again at the starting point? मतलब क्या है कि मान लो ये एक हमारा स्पोर्ट्स का ग्राउंड है और ये जो एरो मार्क किया है ये हमारा क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है। और सोनिया और रवि दो लोग यहाँ से एक राउंड लेना स्टार्ट करते हैं और दोनों वापस जब स्टार्ट कर देंगे तब वापस आके एक दूसरे को इस स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने मिनट्स के बाद मिलेंगे, ये क्वेश्चन है। ओके, तो अभी यहाँ पर देखिए सोनिया जो है वो कितने मिनट्स ले रही है, 18 मिनट्स ले रही है एक राउंड को लगाने के लिए। और रवि कितने मिनट्स ले रहा है, 12 मिनट्स ले रहा है। सो पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि टाइम कब इक्वल हो रहा है। ओके, टाइम कब इक्वल हो रहा है दोनों को। ओके, इसका मल्टीपल करके देखना पड़ेगा। तो टाइम कब इक्वल हो रहा है जहां पे दोनों एक दूसरे को वापस मिल जाएंगे। तो अभी देखो इसको कैसे करते हैं हम समझने के लिए। मान लो फर्स्ट राउंड लगाती है सोनिया, उसको 18 मिनट्स लगते हैं, क्वेश्चन में दिया है ना। तो वापस वो एक सेकेंड राउंड लगा लेती है, वापस उसको 18 मिनट्स लगेंगे। फिर इसका टोटल कर देते हैं, देखो कितने मिनट्स हो रहे हैं, 36 मिनट्स हो गए। तो रवि जो है मान लो वो एक फर्स्ट राउंड लगाता है और 12 मिनट्स उसको लगते हैं। सेकेंड राउंड लगाता है, वापस उसको 12 मिनट्स लगते हैं। और थर्ड राउंड लगाता है और उसको वापस 12 मिनट्स लगते हैं। और इसका टोटल कर दोगे तो 36 हो जाएगा। तो हमें यहां से ही पता चल जाएगा कि 36 मिनट्स होने के बाद क्या हो रहा है, दोनों का टाइम जो है वो इक्वल हो रहा है और दोनों एक दूसरे को क्या है, मिल जाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट में दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि both will meet after 36 मिनट्स। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे बताया है। तो एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे, एग्जाम में हम इस तरीके से लिखेंगे। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। बेसिकली वी नीड टू फाइंड एलसीएम। ओके, तो दोनों का एलसीएम फाइंड करते हैं। तो सोनिया को कितने मिनट्स लग रहे हैं, 18 मिनट्स लग रहे हैं। तो 18 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, फिर रवि के जो मिनट्स है 12 मिनट्स, उसके फैक्टर्स निकालते हैं। सो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अभी इन दोनों को हम लिख लेते हैं, इनके फैक्टर्स को। तो 2 इंटू 3 raised to 2 लिखते हैं, 2 बार 3 अपीयर हो रहा है यहाँ पर। फिर 12 के फैक्टर्स लिखते हैं, 2 बारी 2 है तो 2 raised to 2 लिखेंगे, इंटू 3 लिखेंगे। ओके, तो हमने फैक्टर्स को लिख लिया। तो एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले के सम्स में हमने देखा है। हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर वाले को लेते हैं। तो यहाँ पे 2 raised to कुछ नहीं मतलब 1 है और यहाँ पे 2 raised to 2 है। तो हाईएस्ट पावर कौन सी हो गई, ये वाली हो गई, 2 raised to 2 ये वाली हो गई। अभी यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन सी है, ये है 3 raised to 2। तो उसको ले लेंगे 3 raised to 2। इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 36। तो ये ऐसे हमें करके बताना है एग्जाम में। ओके, तो बोथ विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट्स। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म। हेलो एवरीवन, तो थ्योरम 1.2 क्या बोल रहा है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर wherein p divides a square, then p also divides a where a is a positive integer.
तो इस वाले थ्योरम को हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर अंडरस्टैंड करेंगे। मान लेते हैं कि a की वैल्यू 9 है और p की वैल्यू 3 है। तो यहां पर ये क्या बोल रहा है कि हम a को p से डिवाइड कर सकते हैं। तो a की वैल्यू मैंने 9 लिया है और p की वैल्यू 3 है, तो ऑफ कोर्स हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम p से a को डिवाइड कर सकते हैं, तो फिर अगर a का स्क्वायर करेंगे तो भी हम वही सेम p से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी 9 लिया था मैंने p की वैल्यू, तो अगर 9 का स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 9 ये हो जाएगा 81। तो हम देखते हैं कि हम वही सेम p से 81 को डिवाइड कर सकते हैं क्या। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बच गए, 3 7 जा 21। ऑफकोर्स हम ए स्क्वायर को भी वही सेम p से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो वही ये थ्योरम यहाँ पर बोल रहा है। ओके, ये हो गया अंडरस्टैंडिंग की बात। अभी हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ओके, वो हम देखते हैं। प्रूफ, तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि लेट a बी इक्वल टू, तो a के फैक्टर्स हम लिख रहे हैं कि कुछ भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा नंबर ले रहे हो a के जगह पर, तो उसके ये फैक्टर्स हो जाएंगे। और जब आप कोई भी नंबर का स्क्वायर कर दोगे, यानी कि a इंटू ए कर दोगे, तो फिर क्या हो जाएंगे, वही सेम फैक्टर्स रिपीट होने वाले हैं, वही सेम फैक्टर्स रिपीट हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, p1 p2 ऐसे करते करते pn, और यही सेम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, वापस यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। तो वही हम यहाँ पर लिखकर बता रहे हैं। तो इसका अगर हम ए स्क्वायर करते हैं तो हम इसको और ऐसे भी तरीके से लिख सकते हैं। अभी 2 बार आने वाले हैं हर एक फैक्टर, तो हम p1 का स्क्वायर, फिर p2 का स्क्वायर, और ऐसे सभी फैक्टरों का स्क्वायर ही तो आ जाएगा। जब हम अगर हम अगर a में ये सारे फैक्टर्स है, तो जब a स्क्वायर करेंगे तो यही सभी फैक्टर्स जो है ये क्या हो जाएंगे, 2 बार आ जाएंगे, 2 बार आ जाएंगे। तो वही यही ये थ्योरम बोल रहा है कि अगर आप कोई एक नंबर को किसी एक नंबर से डिवाइड कर सकते हो, तो वही सेम नंबर से आप जब इस नंबर का स्क्वायर कर दोगे, तो आप यही सेम नंबर से इसके स्क्वायर वाले नंबर को भी, यानी कि 81 को भी आप डिवाइड कर सकते हो, जो हमने ऊपर देख लिया है ऑलरेडी। तो यही हम इस थ्योरम से अंडरस्टैंड करते हैं। अब इसको अच्छे से समझ लेना आप, यही सेम थ्योरम जो है वो नेक्स्ट थ्योरम में भी यूज होने वाला है। अभी नेक्स्ट थ्योरम के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अभी नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 1.3। यहाँ पे ये थ्योरम बोल रहा है कि √2 जो है वो इरेशनल है। सो वी हैव टू प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। ओके, so we'll do that here. So we'll see proof. So हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, let us assume, हमें इस थ्योरम को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करना है। यानी कि हम पहले कुछ तो एक चीज मान के चलेंगे और फिर आगे बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, इसलिए वो फिर वैसा है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा आगे। सो let us assume on the contrary that √2 is a rational number. ओके, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करने वाले हैं। हमें प्रूव करना है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है करके, लेकिन हम स्टार्टिंग में मान के चलेंगे कि √2 इज रैशनल। फिर बीच में प्रूव करते करते हमें समझ में आ जाएगा कि ये रैशनल के प्रॉपर्टीज
वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसीलिए फिर हम बोलेंगे कि नहीं नहीं ये रैशनल नहीं है और क्या है फिर इर्रेशनल है करके। तो वही हम करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी जब हम स्टार्टिंग को मान रहे हैं कि रूट टू इज रैशनल करके हम बोल के चल रहे हैं, तब हम फिर रूट टू को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू बोलो, नहीं तो फिर ए अपॉन बी बोलो, एक ही बात है। बस अल्फाबेट्स आप कोई भी यूज कर सकते हो, टेक्स्ट बुक में ऐसा है इसलिए मैं भी ऐसे लिख देता हूँ, को कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम, को प्राइम्स मतलब क्या? देखो अभी जब भी हम कोई भी एक नंबर ए बाई बी ने तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, तब हम उसको एंड तक सॉल्व करने के बाद वैसे रख देते हैं, तो आगे वो सॉल्व नहीं हो सकता है। जैसे कि नंबर मान लो 3/4, अभी आगे डिवाइड नहीं हो सकता, इसीलिए तो हम इसको ऐसे छोड़ रहे हैं। तो अभी इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ वन है। दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ वन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यही सेम चीज को बोलते हैं को प्राइम, मतलब दोनों में अभी कुछ कॉमन नहीं बचा है और उसको अभी फाइनली ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में हमें छोड़ देना है। ओके, उसका ही मीनिंग है को प्राइम। अगर कुछ कॉमन होता था, जैसे कि अगर ये 4/2 है नंबर, तो हम आगे उसको सॉल्व कर लेते थे। तो अब ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसीलिए तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। और इन दोनों में क्या है? कॉमन सिर्फ वन है, तो यही को प्राइम का मीनिंग है। ठीक है, अंडरस्टैंड कर लेना यहाँ पर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो अभी आप मेरे ख्याल से अभी मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम b, यहाँ पर क्या है, a डिवाइडेड बाई b है, उसको इक्वल टू के उस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 के साथ जाके वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे ये a से हो जाएगा। ठीक है, √2 इंटू बी इज इक्वल टू a। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम बोलते हैं कि स्क्वेयर बोथ साइड्स। स्क्वेयर बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स को हमें क्या करना है, स्क्वायर लगा देना है। तो यहाँ पर √2b का स्क्वायर कर देंगे और a का भी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर √2 का स्क्वायर करने के बाद 2 रूट से बाहर आ जाएगा और ये b स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, अभी 2 को इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवीजन हो जाएगा, 2 डिवीजन में आ जाएगा, इस यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे आके डिवाइड में बैठ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। और थ्योरम 1.2 में अभी हमने देखा कि अगर a को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, a स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो a को भी 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, ओके, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 अकॉर्डिंग टू थ्योरम आप 1.2 करके लिख सकते हो। और इसको हम इक्वेशन 1 मान के चलते हैं ताकि आगे हम इसको यूज करेंगे थ्योरम में। तो अभी नेक्स्ट हम बोलेंगे कि लेट ए बी इक्वल टू 2c। ओके, ऐसे हमें मान के चलना है कि a की वैल्यू अभी हमें क्या करना है, 2c मान के चलना है। तो अभी हम इसको क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे कौन से इक्वेशन में, ये वाले इक्वेशन, 2b² इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ पे हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे अभी। तो सब्सटीट्यूट a इज इक्वल टू 2c। तो अभी 2b² और a स्क्वायर के जगह पर ले लेंगे हम 2c, और a स्क्वायर था, अभी सिर्फ a की वैल्यू हम 2c मान के चल रहे हैं। ओके, तो लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तो a स्क्वायर है। ओके, यहाँ पर तो a स्क्वायर है, तो हम वो स्क्वायर को वैसे ही रखेंगे। ठीक है, तो फिर 2b² इज इक्वल टू 2 2 4 और ये हो गया c स्क्वायर। ठीक है, तो अभी 2 को हम इस तरफ भेज देते हैं अभी,
बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 2 वन जार 2, 2 टू जार 4, तो अभी ये क्या बन गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अभी इस 2 को हम इस तरफ भेज देते हैं, ओके, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अभी आप देख सकते हो कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, then b is also divisible by 2, है ना। यही तो हमने सीखा है थ्योरम 1.2 में। थ्योरम 1.2 में अभी जस्ट हमने वही सीखा है, तो वही हम लिख लेते हैं यहाँ पे और इसको इक्वेशन 2 मान के चलते हैं, ओके। तो अभी आप देखो यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि हमें ये पता चल रहा है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पे हमने स्टार्टिंग में क्या बोला कि ए और बी जो है वो को प्राइम है, मतलब दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है, ओके। लेकिन अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि ए जो है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर बी भी क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। तो दोनों के कॉमन फैक्टर्स हम पहले मान के चल रहे थे कि 1 है करके, लेकिन अभी दिख रहा है कि दोनों के कॉमन फैक्टर्स जो है वो 2 है। 2 से भी दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। तो हमारा तो अजम्पशन जो हमने किया था ये कि √2 रैशनल है करके, वो तो अभी रॉन्ग होते हुए दिख रहा है, क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन अभी कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है यहाँ पे, है ना। हम को प्राइम मान के चल रहे थे, लेकिन अभी तो क्या हो रहा है, 2 भी आ रहा है एज अ कॉमन फैक्टर दोनों में। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से √2 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है करके प्रूव हो जाता है। अभी हम उसको कैसे लिखेंगे कि फ्रॉम फ्रॉम 1 एंड 2 ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर as 2. So this contradiction has arisen because of our incorrect assumption। मतलब स्टार्टिंग का assumption जो है वो रॉन्ग हो रहा है, ओके। इसीलिए देयरफॉर हम बोलेंगे कि देयरफॉर √2 जो है वो रैशनल नहीं है, बल्कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो ऐसे करके ये हमारा थ्योरम यहाँ पे प्रूव हो जाता है और हमारा इंट्रोडक्शन भी एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट होता है। तो एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट सम है प्रूव √5 इज इरेशनल। अभी इस वाले क्वेश्चन को भी हम सेम उसी प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं जैसे हमने √2 इज इरेशनल को प्रूव किया था। बेसिकली इस वाले चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है वो यही सेम मेथड से ही प्रूव किए जाएंगे, ओके। चलो, तो हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। यहाँ पर भी हम वैसे ही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ही यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट अस assume on the contrary that √5 is a rational number, ओके। अभी जब हम इसको एक रैशनल नंबर करके बोल रहे हैं तो हम फिर इसको p/q नहीं तो फिर a/b के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, है ना।
तो अभी और यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे कि ए एंड बी जो है वो क्या है, आर को प्राइम्स। तो ये को प्राइम्स वगैरह क्या होता है वो सभी मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पढ़ाया है, वो आप देख लेना। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वी विल से दैट वी विल स्क्वेयर बोथ द साइड्स। तो स्क्वेयर बोथ साइड्स। सो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर दोनों साइड को स्क्वेयर कर देंगे। तो रूट फाइव का भी स्क्वेयर करेंगे और यहाँ पर a अपॉन बी जो है उसका भी स्क्वेयर कर देंगे। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट जो है वो हट जाएगा। ओके, स्क्वेयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, रूट और स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा और फाइव जो है वो बाहर आ जाएगा। और यहाँ तो ये ए स्क्वेयर हो जाएगा और ये बी स्क्वेयर हो जाएगा, है ना। तो फिर बाद में ये देखिए ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, मैं b को इस तरफ लेकर आता हूं। ओके, मैं b को इस तरफ लेकर जाता हूं इक्वल टू के इस तरफ, तो फाइव के साथ आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और फाइव को उस तरफ भेज देता हूं तो ये ए स्क्वेयर के आके डिनोमिनेटर में बैठ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ए स्क्वेयर इज डिविजिबल, ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। और हमने 1.2 थ्योरम में देखा है कि अगर ए स्क्वेयर 5 से डिवाइड होता है तो फिर ए भी क्या हो जाना चाहिए, डिविजिबल बाय 5 हो जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू थ्योरम बाय थ्योरम 1.2। ओके, 1.2 थ्योरम से फिर ये दो, अगर ए स्क्वेयर 5 से डिवाइड हो रहा है तो फिर ए भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, यही हमने पढ़ा है थ्योरम 1.2 में। ओके, तो फिर अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें ले लेना है एक, हमें रिप्लेस करना है ए की वैल्यू, हम बोलेंगे कि इंस्टेड ऑफ ए यूज 5c। ओके, तो हम बोलेंगे यूज ए इज इक्वल टू 5c। तो अभी देखो ये वाला जो हमारा स्टेप था वो हम इसको ले लेंगे और यहाँ पर a के जगह पर 5c करके हम रिप्लेस कर देंगे उसको। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर और 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a के जगह पर यूज करेंगे 5c और स्क्वायर जैसे है वैसे ही यहाँ पर रखेंगे। तो आप ये स्टेप्स थोड़े आप याद कर लेना। ओके, ये सभी, तो ये सभी वो रूट टू इज इरेशनल ऐसी ये थ्योरम के सभी वो स्टैंडर्ड स्टेप्स है, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी करना है, थोड़ा स्टेप्स भी याद रखना है, दोनों करके थ्योरम्स ऐसे टाइप के सम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 25 हो जाएगा और ये c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम 5 को इस तरफ भेज देते हैं। ओके, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन 5। तो 5 जो है वो इधर आने के बाद डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 5c स्क्वेयर हो जाएगा। ओके, और अभी हम 5 को इस तरफ भेज देंगे, तो बी स्क्वेयर अपॉन 5 इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। तो अभी आप देखो 5 जो है वो b के डिनोमिनेटर में आ गया है, मतलब क्या हो रहा है कि बी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। फिर हमें पता है जो हमने वो थ्योरम जो देखा है कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू जो हमने इंट्रोडक्शन क्लास में देखा है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पे वो कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो हो जाता है, जहां पे हम स्टार्टिंग में एज्यूम करते हैं कि ए और बी क्या है, को प्राइम्स है, यानी कि ए अपॉन बी के कॉमन फैक्टर्स क्या है, सिर्फ 1 1 है करके हम एज्यूम करते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे तो ए जो है वो 5 के साथ भी डिवाइड हो रहा है और बी जो है वो 5 के साथ
बी भी 5 के साथ डिवाइड हो रहा है, मतलब दोनों के कॉमन फैक्टर्स में 5 भी आ गया, तो ये जो अजम्पशन है वो अभी हमारा रॉन्ग हो जाता है। ओके, तो यहां पर ही कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम उसको सेंटेंस फॉर्म में ऐसे लिखेंगे कि पाई इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी, और लिखेंगे दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption। मतलब पहले जो हमने एज्यूम किया वो इनकरेक्ट हो रहा है करके हम लिख रहे हैं। जो हमने एज्यूम किया कि रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, जो हमने एज्यूम किया स्टार्टिंग में, वो इनकरेक्ट है करके हम बोल रहे हैं। तो वो इनकरेक्ट है, तो फिर करेक्ट क्या है? करेक्ट ये है कि रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, सो देयरफॉर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहां पर हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाता है। तो अभी हम यहां पर पढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन। प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो हमें अभी ये वाला नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है करके प्रूव करना है। तो बेसिकली देखिए, थ्योरम जो 1.3 थ्योरम है, ओके, उसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि रूट 2 इज इरेशनल। मतलब क्या, कोई भी प्राइम नंबर अगर आप एक रूट में ले लोगे, जैसे कि 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ओके, तो कोई भी एक प्राइम नंबर अगर आप रूट में ले लोगे तो वो इरेशनल रहता है करके हमने रूट 2 को प्रूव किया है। लेकिन इस थ्योरम से बाकी के भी नंबर्स जो प्राइम नंबर है जो रूट में आते हैं तो वो इरेशनल होते हैं करके इनडायरेक्टली इसमें प्रूव हो गया है थ्योरम 1.3 में। तो अभी, और हमें ये बात पता है कि आप एक इरेशनल नंबर के साथ कोई भी नंबर अगर एक मल्टीप्लाई करते हो, नहीं तो ऐड करते हो, तो जो रिजल्टेंट नंबर होता है वो इरेशनल ही होता है करके ये भी एक प्रूवन फैक्ट है मैथमेटिक्स में। ठीक है, चलो, तो अभी हम इस वाले थ्योरम को जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वही सेम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हम यहां पर यूज करने वाले हैं। सो लेट अस assume on the contrary that 3 plus 2 root 5 is a rational number। तो पहले हम रैशनल करके मान लेंगे और आगे चल के रैशनल के प्रॉपर्टीज यहां पर हमें नहीं दिख रहे हैं करके हम एक कॉन्ट्राडिक्शन को पैदा करेंगे और फिर बोलेंगे कि ये रैशनल नहीं है, तो फिर ये है एक ही रैशनल नंबर। तो ये वाले एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको अभी एक रैशनल नंबर मान के चल रहे हैं फिलहाल के लिए, तो फिर हम इसको एक a अपॉन बी ने तो p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 3 प्लस 5 2 रूट 5 को हम a अपॉन बी ने तो p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखकर दिखा सकते हैं। और यहां पर ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि a एंड b आर कोप्राइम्स। तो कोप्राइम्स क्या होता है मैंने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया है, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन 1.2 के इंट्रोडक्शन में, वो आप देख लेना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट, अभी हम क्या कर सकते हैं, देखो ये 3 जो है वो इस नंबर के साथ एडिशन में है, तो हम इस 3 को क्या करते हैं, उस तरफ भेज देते, तो वो -3 हो जाएगा वहां पे। तो 2 रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन बी -3 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो अभी हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर इंटू बी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 रूट 5 इज इक्वल टू
a माइनस 3b अपॉन में दोनों को मिला के b। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम एक काम करते हैं, 2 को उधर भेज देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड है तो उधर जाके वो क्या हो जाएगा, 2 5 के साथ मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे आके डिवीजन में बैठ जाएगा डिनोमिनेटर में, है ना। सो a माइनस 3b अपॉन 2b हो जाएगा। ठीक है, तो इधर तक हम ऐसे सॉल्व करके दिखा सकते हैं। अभी हम यहां पर बोलेंगे कि देखिए a एंड b आर इंटीजर्स, इंटीजर्स, इंटीजर्स। और अगर आप देखते हो तो ये वाली जो साइड है वो आपको एक फ्रैक्शन फॉर्म में दिख रही है, तो हम इसको बोल सकते हैं रैशनल नंबर करके, है ना। तो a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रैशनल नंबर। But we know from the fact that root 5 is a irrational number. Okay, irrational number. हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3, ऑफ कोर्स हमने रूट 2 करके हमने थ्योरम में प्रूव किया है, लेकिन वो सभी प्राइम नंबर्स को अप्लाई हो जाता है ये वाला थ्योरम। ठीक है, तो रूट 5 जो है वो इरेशनल है करके हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 करके लिख सकते हैं। और हमें पता है कि आप एक इरेशनल नंबर में, ओके, अगर आप एक इरेशनल नंबर में अगर आप 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे, नहीं तो कोई और नंबर को ऐड कर दोगे, तो वो एंड रिजल्टेंट नंबर जो है वो इरेशनल ही रहने वाला है। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे कि दिस shows that our assumption is incorrect. Our assumption is incorrect. Therefore, 3 plus 2 root 5 is a irrational number. Is irrational number. तो हो गया हमारा यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन प्रूव करके हो गया। तो चलो अभी इस वाले इसमें करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट सब क्वेश्चन। ओके, जहां पर ये हमें बोल रहे हैं प्रूव करके बताओ कि 1 अपॉन रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रूफ पार्ट। सो इसको भी सेम प्रकार से हम करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करके। तो लेट अस assume on the contrary that 1 upon root 2 is a rational number, rational number। तो जब हम इसको रैशनल नंबर करके बोलते हैं तब हम इसको p बाई क्यू नहीं तो a अपॉन b के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं ना। सो और हम बोलेंगे कि wherein where a and b are co-primes, तो अभी हम तो डिनोमिनेटर में रूट नहीं रख सकते हैं, तो इसको रैशनलाइज कर देंगे। तो हमने पढ़ा है अर्लियर स्टैंडर्ड्स में कि वही सेम डिनोमिनेटर में जो कुछ भी रूट में वैल्यू होगा उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो वो रैशनलाइज हो जाएगा। और इस तरफ a अपॉन बी जैसे है वैसे ही रखेंगे।
तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू रूट टू हो जाएगा √2, और डिनोमिनेटर में √2 इंटू √2 हो जाएगा 2 इज इक्वल टू a अपॉन b। तो अभी ये 2 को हम इस तरफ लेके जाते हैं, तो √2 इज इक्वल टू 2a अपॉन b हो जाएगा, 2a अपॉन b। और हम यहां पर बोल सकते हैं कि सिंस a and b are integers 2a upon b is a rational number, but we know that √2 is a irrational number because it is already proved in theorem 1.3। हम यहाँ पे उसका रेफरेंस भी लिख सकते हैं, थ्योरम 1.3 करके। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि √2 इज इक्वल टू 2a अपॉन b। तो एक इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के इक्वल में नहीं हो सकता है, और हमने ऑलरेडी उसको थ्योरम 1.3 में प्रूव भी किया है कि √2 इज ए इरेशनल नंबर। ओके, तो एक इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के साथ इक्वल टू में नहीं रह सकता है, तो यहाँ पर ही वो कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो पैदा हो जाता है, और जिससे हमारा अर्लियर अजम्पशन जो है रैशनल नंबर का गलत हो जाता है। तो वही हम लिखेंगे, एंड देयरफॉर हम बोलेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो अभी हम इसको ऐसे लिखेंगे कि दिस contradicts our earlier assumption, therefore 1 upon √2 is irrational नंबर। तो ये हमारा फर्स्ट सब क्वेश्चन यहाँ प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट सब क्वेश्चन जो है वो सेकेंड वाला हम नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे। तो इस वाले सेकेंड क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, 7√5 इज इरेशनल नंबर करके प्रूव करना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज करेंगे और स्टार्ट करेंगे हम कि लेट अस assume on the contrary that 7√5 is a rational number। तो स्टार्टिंग में मान के चलते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन बाद में कुछ तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा और हम बोलेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो अगर हम इसको अभी स्टार्टिंग में मान रहे कि ये रैशनल नंबर है, तो हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 7√5 इज इक्वल टू p/q। a अपॉन b नहीं तो p अपॉन q कुछ भी लिख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। तो wherein p and q are co-primes, तो अभी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 7 को उस तरफ भेज देंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 7q हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देखिए p and q are integers and p upon 7q किस फॉर्म में दिख रहा है, हमें एक रैशनल फॉर्म में दिख रहा है। तो p upon 7q इज अ रैशनल नंबर।
Okay, but we know that root 5 is irrational. Root 5 is irrational according to theorem 1.3. So 1.3 में हमने रूट 2 को प्रूव किया है, बट इट इज अप्लाइड टू ऑल द प्राइम नंबर्स विच आर इन रूट. सो रूट 2, रूट 5. ओके, अभी so we will say that this contradicts our earlier assumption. Therefore we can say that 7 root 5 is irrational number. तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी यहाँ पे प्रूव हो जाता है. अभी लास्ट सब क्वेश्चन के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल नंबर. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. लेट अस एज्यूम ऑन द contrary that 6 plus root 2 is rational number. Okay, so now we can write this in p by q form once we say that it is a rational number. So that is what we will do. We will equate it is equal to p by q, wherein we will say कि P and Q are co-primes. अब हम क्या कर सकते हैं, 6 को उस तरफ भेज देंगे. ओके, फर्दर सॉल्व कर सकते हैं इसको हम. P अपॉन Q माइनस 6 हो जाएगा ये. अभी देखो यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो अभी हम एलसीएम निकालेंगे. ओके, इंटू क्यू हो जाएगा. तो रूट 2 इज इक्वल टू पी माइनस 6q होल थिंग डिवाइडेड बाय q हो जाएगा. अभी देखिए p एंड q आर इंटीजर्स एंड p minus 6q upon q is in the form of a rational number. Okay, is in the form of a rational number. But we know that root 2 is irrational from theorem 1.3. So हम यहाँ पर लिख सकते हैं theorem 1.3 हमने प्रूव किया है. ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी एक गलत हो रहा है कि एक इरेशनल नंबर हम इक्वल में एक रैशनल नंबर को लिख रहे हैं जो कि नहीं हो सकता है. एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल में कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है. ओके, और रूट 2 एक इरेशनल नंबर है करके ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया है थ्योरम 1.3 में. तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो जाता है. ठीक है, सो हम यहाँ पर लिखेंगे कि this contradicts our earlier assumption. Therefore we can say that 6 plus root 2 is irrational. तो यहाँ पे हमारा थर्ड सब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना. थैंक यू वेरी मच.